नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अब लगता है कि एशिया में या मिडिल ईस्ट में, जो भी आप कहें, शांति हो जाएगी। इजराइल शायद अब शांति की तरफ कदम बढ़ाए। आपको ये बात अजीब लग सकती है, आपको लग सकता है कि भैया वो तो प्रॉमिस लैंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रॉमिस लैंड क्या होती है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा बीच में। और ऐसा क्या है कि आप कह रहे हो शांति हो जाएगी, शांति हो जाएगी। तो आज हम समझेंगे कि शांति के पीछे इजराइल का एक अजीब सा डर है, और इजराइल से भी ज़्यादा वो नेतन्याहू का डर है, जिसे देखकर मुझे लग रहा है कि अब वो पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। क्या हुआ है इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। जब इंसान की अपनी जिंदगी पे आती है तो उसे तब मौत के दर्द का एहसास होता है। वरना क्या है, स्कूलों पे लोग बम गिरा रहे हैं, तड़प तड़प के बच्चे मर रहे हैं, बम लगा हुआ है। अब सोचिए, औरतें मर रही हैं। 45,000 लोग मार चुका है नेतन्याहू। सिलसिला चल रहा है। इस पूरे सिलसिले के बीच में अचानक नेतन्याहू क्यों ठहर जाना चाहता है, क्यों आगे बढ़ना नहीं चाहता है, इसको अगर आपको समझना है तो आपको ये देखना पड़ेगा हाल के घटनाक्रम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। जिस दिन ईरान की मिसाइलें गिरी थी, हमने नेतन्याहू को डरा हुआ, सहमा हुआ बंकरों की तरफ भागते हुए देखा था। वो वीडियो सबके दिमाग में होगा जिन्होंने देखा है। अब नेतन्याहू फिर से एक नई समस्या के बीच घिर गया है। आज नेतन्याहू का जो घर है उसके ऊपर हमला हुआ है। कैसारिया में उसका जो अपना घर है वहाँ पर ड्रोन से निशाना बनाया गया। उस वक़्त किस्मत अच्छी थी कि नेतन्याहू घर से नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है कि मुझे कोई डरा नहीं सकता। जब कोई ये कहे कि मुझे डर नहीं लग रहा है, इसका उल्टा मतलब होता है। डरने की बात इसलिए है क्योंकि ये लगातार हो रहा है कि नेतन्याहू को एकदम निशाने पे रख के कुछ बम चल रहे हैं, कुछ गोलियां चल रही हैं, कुछ मिसाइल गिर रही हैं, कुछ ड्रोन हमले हो रहे हैं। कैसे? आप थोड़ा पीछे जाइए। भारत में सलमान खान के घर बाहर गोलियां चलवाई जाती हैं। किस लिए? टेरराइज करने के लिए। याद कीजिए, जिलेटिन की छड़ें अंबानी के घर के बाहर पाई गई थी। किस लिए? अंबानी को डराने के लिए। तो ये जो तरीके हैं मौत को नज़दीक से दिखाने के, ये हिजबुल्लाह अपना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तरीके जो हैं वो कहीं ना कहीं ये किसी को भी एहसास कराने के काफ़ी हैं कि देखो भाई, आप हमारी पहुंच से बाहर नहीं हो। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे नोविम एयरवेज पर, नेविम नाम है शायद उसका, नेविम एयरवेज पर बाकायदा हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमले किए, बम गिराए। और ये वो एयरबेस है जहां पर अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स का बेस है। ये वो रेगिस्तान के बीच बसा हुआ एयरबेस है जहां से गाज़ा के लिए फ़्लाइट उड़ती हैं और किसी स्कूल को, किसी शरणार्थी शिविर को उड़ा देती हैं। ये वो एयरपोर्ट है जहां से विंग्स ऑफ सियोन, ये समझ लीजिए कि जैसे मोदी जी का इंडिया वन है, अमेरिका का एयरफोर्स वन है, वैसे ही ये नेतन्याहू का है। तो जो नेतन्याहू का विमान है, वो विमान उस समय उस एयरबेस पे खड़ा हुआ था जहां पे बम गिराए हैं। किसने? हिजबुल्लाह ने।
अब आप सोचिए कि इस खबर को किस तरह से दबाया गया होगा, लेकिन अमेरिकी पत्रकार ने बाकायदा इस पूरी खबर को खोलकर रख दिया। वीडियो दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इस खबर को खोल के रख दिया और इतना तड़प गया था इजराइल कि उसको जेल में डाल दिया था पत्रकार को। तो आप ये समझिए कि एक डर जो है वो लगातार है। वहां पर इसके विमान के पास बम गिरना, इसके घर के पास में जाके बम गिरना, ये बताता है कि हिजबुल्लाह किस तरह बेखौफ तरीके से पूरे इजराइल में जहां जा रहा है वहां पर कुछ ना कुछ गिरा दे रहा है। वो हिजबुल्लाह जो एक दिन में 2000 हमले एक साथ करने की क्षमता रखता है, वो 200 भी नहीं कर रहा है, 200 के आसपास करके छोड़ दे रहा है। अगर वो 2000 हमले करता है तो इजराइल का क्या होगा? क्या इजराइल बच सकेगा? नहीं बच सकेगा। मैं आपको कुछ हमलों की तफसील बताता हूं। तेल अवीव में मिसाइल हमले हुए, मोसाद के हेडक्वार्टर पे मिसाइल गिरी, और ये हेडक्वार्टर वो जगह है जो गुप्त रखी गई है, जहां के बारे में ना मीडिया बताता, ना जहां के बारे में वहां का मोसाद बताता, ना वहां के बारे में उनकी आर्मी बताती। ये मुख्यालय इजराइल की खुफिया गतिविधियों, गुप्त हत्याओं और राज्य के दुश्मनों के खिलाफ साजिश का केंद्र माना जाता है। वहाँ पे हिजबुल्लाह ने ड्रोन से बम गिरा दिए, मिसाइल गिरा दी तेल अवीव में, जो इजराइल की राजधानी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सटीक तरीके से जहाँ चाह रहा है वहाँ घर में घुस के हिजबुल्लाह मार पा रहा है। अब आयरन डोम की तो बात ही भूल जाओ। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये क्या जो हम यहाँ बैठ के भारत में समाचार माध्यमों के माध्यम से जान रहे हैं, जो इजरायली मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, उससे पता चल रहा है, तो क्या नेतन्याहू इस खतरे को नहीं भांप रहा होगा? क्या उसके लोग नहीं भांप रहे होंगे? ऐसे ही तो थार्ड का जो मिसाइल सिस्टम है वो उठा के अमेरिका नहीं दे देगा नेतन्याहू को, 100 सैनिक नहीं भेज देगा, क्योंकि ये खतरा है। आसमान से जब कोई मुसीबत आएगी तो अब इजराइल उसको नहीं रोक पाएगा, ये बार बार साबित हो रहा है। और वो खतरा धीरे धीरे नेतन्याहू के आसपास दिखने लगा है। ये चीज़ डर पैदा करती है, खौफ पैदा करती है और आपको शांति के लिए प्रेरित करती है। आप अंदाजा लगाइए कि गाज़ा से कर रहे हैं, तब भी नेतन्याहू के जहाँ चाह रहे हैं वहाँ नुकसान पहुँचा रहे हैं। और तो और गिलॉट मिलिट्री बेस पे मैंने आपको बताया था कि पिछले दिनों एक साथ 4 ड्रोन गए। सैनिक लोग बैठ के मैस में डिनर कर रहे हैं, डाइनिंग रूम में बड़ा सा, वहाँ घुस के ड्रोन ब्लास्ट कर रहा है। यानी कोई भी जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो वहीं का रखा रह जा रहा है। 180 से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल आज की तारीख पे अकेले हिजबुल्लाह ने छोड़े हैं। गोलान हाइट पे उधर से वो इस्लामिक रेजिस्टेंस जो है इराक वाले, वो मिसाइल पे मिसाइल छोड़ दे रहे हैं। अभी उन्होंने फिर छोड़ दिया। तो अब शांति की स्थापना कैसे हो? अब आप इसको ऐसे समझिए, नेतन्याहू के लिए तो कहेंगे नहीं मुझे जान का डर लगता है, शांति हो जाए, शांति हो जाए, शांति हो जाए, सीज फायर हो जाए, सीज फायर हो जाए। फिर कैसे होगी? निश्चित तौर पे जो आपके सबसे बड़ा प्रतीक है, जो आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके मारे जाने से इजराइल के लोगों की आत्मा को ठंडक पड़ जाएगी, वो कौन है? याह्या सिनावर। याह्या सिनावर मारा जाता है। अब इसकी मौत की जो कहानी है उसको ज़रा समझिएगा कि कितने सारे संदेह खड़े करती है, कितने सारे सवाल खड़े करती है। गाज़ा पट्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें जो बाईं तरफ, या कहें कि पश्चिम कोने में गाज़ा पट्टी के नीचे एक शहर है जिसके ऊपर इजराइल ने सितंबर में अंधाधुंध मिसाइलें गिराई और उस शहर को धूल धूसरित कर दिया, सारी इमारतों को खंडर बना दिया, ख़त्म कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। उस जगह पे उन खंडरों के बीच में
याहिया सिनावर अपने 2 साथियों के साथ घूम रहा है। आप सोचिए, और वहां पर जब वो घूम रहा है तो इनके ड्रोन उसको देख लेते हैं, तो देखते हैं कौन 3 आदमी जा रहे हैं। वो हथियारों से लैस है ऐसा अगले दिन बताता है इजराइल, लेकिन ड्रोन में हथियार दिखाई नहीं देते हैं, वो केवल संदेह में उसका पीछा कर रहे हैं। और उसके बाद में जाके उसको वो, जैसे उन्होंने बताया कि वो बैठा हुआ था, फिर एक ड्रोन जा रहा था, फिर उसका एक लोहे का सरिया वरिया कुछ फेंका, वो इसका वीडियो दिया है। लेकिन वीडियो में वो जो तथाकथित याहिया सिनावर है उसका चेहरा ढका हुआ है। बताया गया कि जब उसको, फिर उसके बाद जब उसने ड्रोन पे कुछ पत्थर फेंका तो गोलियों से उसको मार दिया गया। जब उसको मार दिया गया तो उसकी एक उंगली काट के भेजी, शक्ल से लगा कि याहिया है। तो उसके बाद में कैसे शक को पूरा करें, रात हो गई थी, अगले दिन उन्होंने एक उंगली काट के भेजी, उसका डीएनए टेस्ट से कहा कि ये तो वही आदमी है। वो पहले बगैर किसी कसूर के सालों साल जेल में रहा था। दमन जो है वो ये करता है, जब आपने किसी बच्चे को सिर्फ फिलिस्तीनी होने के जुर्म में जेल में डाल दिया, 23 साल करीब वो जेल में रहा, लौट के आया तो वो क्या बन चुका था। आपने अपने लिए खुद ही बड़ी मुसीबत तैयार की थी। खैर, तो वो जो याहिया है उसके मरने की जगह सोचिए और ज़रा भारत में आ जाइए। भारत में पुलिस मुठभेड़ की खबर आती है तो क्या होती है, जंगलों के बीच में या कहीं खंडर में या किसी सुनसान जगह पे अपराधी जा रहे थे या नए अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उन्हें ललकाया तो वो रुके नहीं, पुलिस ने उनको रोकने को कहा तो उन्होंने पुलिस पे गोलियां चला दी, तो आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलाई, यही आता ना। तो क्या होता है, खंडर में पुलिस, वो अपराधी छुपे हुए थे, योजना बना रहे थे। यहां पर भी याहिया सिनावर एक खंडर में छिपा हुआ है। भाई, एक आदमी जो आप कह रहे हो कि पूरे गाजा के अंदर हमास के ऑपरेशन को कमांड करता है, जिसके साथ में तुम बातचीत करके सीज फायर की बातचीत कर चुके हो, अभी आपने लंबे समय तक बातचीत की है, बार बार आप संदेश भेजते थे, वो वहाँ से आपको बताता था कि भाई हमारी शर्त ये है, फिर इजराइल शर्त नहीं मानता था, नई शर्त रख देता था, बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत हो रही थी उसी से। तो जो आदमी इतनी बातचीत कर रहा हो, इतना कम्युनिकेट कर रहा हो और अपने लोगों के साथ में उसका इतना लगातार संपर्क हो, वो आदमी वहाँ खंडर में क्या कर रहा था भाई। और खंडर भी ऐसा नहीं कि किसी शहर का, किसी मोहल्ले का कोई एक खंडर हो, किसी कॉलोनी का खंडर हो, पूरा खंडर शहर है वो। वहां ना उसके अड्डे, ना उसकी सुरंग, ना उसके लोग, और ना कोई संचार उपकरण कि भाई वायरलेस वॉकी टॉकी से कुछ बात करता हो अपने लोगों से। वो वहां से कैसे कमांड कर रहा था। अगर आप इसको इस तरह से देखें कि उसी याहिया सिनावर की मौत की जो खबर आई है, वो खबर एक शांति का, या कहें कि तथा शांति शब्द तो बड़ा शुद्ध शब्द है, जो युद्ध विराम ये करना चाहते हैं उसका बहाना बन रहा है। क्योंकि याहिया सिनावर के मरने के ठीक बाद में नेतन्याहू का जो संदेश आया, सुन लीजिए, मैं लगा देता हूं, छोटा सा संदेश है। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar's terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burnt babies alive. And they took some 250 men, 251 women, men, and children hostage to the dungeons of Gaza. Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. Israel is committed to doing everything in our power to bring all of them home. And Israel will guarantee the safety of all those who return our hostages. But to those who would harm our hostages, I have another message. Israel will hunt you down and bring you to justice.
I also have a message of hope to the peoples of the region. The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Muhsin is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen, this too will come to an end. All those who seek a future of prosperity and peace in the Middle East should unite to build a better future. Together, we can push back the forces of darkness and create a future of light and hope for all of us. इस संदेश में नेतन्याहू कह रहा है कि हमारा बदला पूरा हो गया है, हमने उस आदमी को सजा दे दी है। अब गाज़ा के लोगों को कहता हूं मैं कि आप आ जाओ, ये करो वो करो, शांति की बात करता है। 2 शर्तें रखता है। आमतौर पे लोग ज़्यादा शर्तें रखते हैं, कुछ मानी जाती हैं। एक कहता है कि होस्टेजेस को वापस कर दो, दूसरा कहता है कि हमास हथियार डाल दे। हमास हथियार ना भी डाले तो होस्टेजेस वापसी पे शायद समझौता हो जाए, क्योंकि दुश्मन को तो ठिकाने लगा लिया। ये तो वो कह रहा है कि हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमको जिस आदमी को मारना था हमने उसको मार दिया है। यानी एक संकेत दिया। अच्छा, ये संकेत देने के साथ ही पूरा पश्चिम, जर्मनी, आपका बाइडन खुद, ये सब लोग शुरू होगा शांति 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 करो, शांति करो। अब जो है वहाँ पे युद्ध विराम करो। इस मौत से युद्ध विराम के रास्ते खुल गए। तो ये चीज़ से 2 चीज़ें आती हैं दिमाग में। क्या युद्ध विराम करने की कोशिशों के तौर पे इजराइल के लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए, नेतन्याहू ने खुद ही भड़काया, जाहिर बात है, याहिया सिनावर की मौत की कहानी गढ़ी गई, या फिर याहिया सिनावर की फेक मुठभेड़ में हत्या की गई? क्या उसे पहले से इजराइल ने कहीं कैप्चर करके रखा हुआ था, जिसको यहाँ सुनसान में ले जाकर मार दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि कहानी क्या थी? क्या वो आदमी जो मारा गया है वो सचमुच याहिया सिनावर था? क्योंकि उसकी मौत की पुष्टि कहीं और से नहीं हो रही है, खुद हमास की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं। ये तो इजराइल का अपना स्टेटमेंट है, हमने मारा, हम ही ने डीएनए जांच किया और मारा भी, वीडियो भी बनाया, और वीडियो में उसका मुंह भी पूरा बंधा हुआ था। वहां जब वो निर्जन खंडहर में है तो वहां उसको क्या जरूरत है मुंह बांध के, सिर बांध के रखेगा छिपा के? लेकिन वीडियो में वो ऐसे ही कर रहा है, दूर से बैठा हुआ है, उसकी पीठ दिखाई गई है, वो भी सोफे पे बैठी हुई दिखाई गई है, ताकि आप उसकी कदकाठी भी ना पहचान लें। तस्वीर इतनी धुंधली है कि आप उसके किसी भी बॉडी लैंग्वेज से भी ना पहचान पाएंगे। तो हमास के जो लड़ाके हैं वो भी अगर जानते होंगे, मिले होंगे, तब भी वो कंफर्म नहीं कर पाएंगे वही है कि नहीं, पता नहीं। लेकिन इजराइल ने उसको घोषित कर दिया। तो जब एक आदमी की मौत हो जाती है, जो दुश्मन है, उसको आप घोषित कर देते हो, उसके बाद में एक संदेश देते हो जिसमें बताने की कोशिश कर रहे हो कि शांति की गुंजाइश है, और उसके बाद में आपके सभी मित्र इस बात को लेकर टूट पड़ते हैं, और उस माहौल में जबकि आपका बस नहीं चल रहा है, आपके ऊपर जो चाहे जैसे चाहे करके चला जा रहा है, और बात आ गई है खुद नेतन्याहू के प्राणों पे। भाई, नेतन्याहू के घर के पास में अगर ड्रोन चला के कोई चला जाए तो ये अपने आप में एक संकेत है। तुम्हारा जो सबसे सेफ विमान है, उस विमान के पास बम गिराया जा रहा है, ये सबसे, और उस एयरबेस को तबाह किया गया। ऐसा नहीं एक बम गिरा है, वहां पे कई बम गिराए गए हैं। तो निश्चित तौर पे एक खतरा ये सेंस कर रहे हैं कि जिस चीज़ पे हमको बहुत अहंकार था वो था हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो कोई भी हो, उसमें एरो हो या इनका आयरन डोम हो या दूसरा वो डेविल से आम हो। तो अब जो है इनको ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई इतनी सेफ नहीं होने वाली है कि जो आदमी 2000 अटैक एक साथ कर सकता है वो 200 भी नहीं कर रहा है। तब ये हालत है आपकी। ईरान के साथ में खुल के मुकाबला नहीं हुआ। ईरान ने जो डाल दी थी मिसाइल, आज तक 185, आज तक जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई है। प्लानिंग में ही लगे हुए हैं, कैसे जवाब दें, इज्जत बचाने के लिए कैसे जवाब दें। तो ये जो खौफ है, मुझे लगता है कि कभी कभी डर भी अच्छा होता है, और ये खौफ इस पूरी चीज़ को शायद सीज फायर की तरफ ले जाए। मैं आपको बार बार कहता हूं, शांति हर कीमत पे अच्छी होती है।
अब भी अगर जो मर गए वो तो मर गए, उनको तो आप जिंदा नहीं कर सकते हो, लेकिन अब भी अगर ये रुक जाए कई लोगों की ज़िंदगियां बच सकती हैं। लेकिन ये अभी रुकेगा तो अस्थायी रूप से रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो जियोनिस्ट लोग हैं वो प्रॉमिस्ड लैंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद कीजिए, संयुक्त राष्ट्र के भाषण में एक नक्शा दिखाया था और नक्शे में नेतन्याहू ने कहा कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है। तो क्या है कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदी तीनों के पुरखे एक हैं। तो एक इब्राहिम होते थे, तो इब्राहिम को ईश्वर ने कहा, पैगंबर इब्राहिम कह लीजिए या जो भी कहना है, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा राज्य होगा। यानी ईश्वर का कमिटमेंट है, ईश्वर का वादा है। तो ये उस ईश्वर के वादे को पूरा कराने के लिए यहाँ से यहाँ तक हमारा राज्य था। इजराइल तो बहुत छोटा है, इस पे आ गए। जबकि हालत ये है कि इजराइल में भी ये नहीं घुस पाते थे। एक बार रोमन्स ने इनको पीट पीट के भगा दिया था, यहूदियों को, जबकि बेचारे यहूदियों का कोई कसूर नहीं है, मैं सिर्फ जियोनिस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहूदियों को भगा दिया था। इन्हीं मुसलमानों ने उनको वापस वहाँ पे बसाया। और ये इजराइल मिला है तो उस यूएन से मिल रहा है, संयुक्त राष्ट्र से मिला है, जिस संयुक्त राष्ट्र की आज शांति सेना पे ही हमला कर रहे हैं, उसके रिफ्यूजी कैंप को तहस नहस कर रहे हैं, उसको मानवीय सहायता नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, रेड क्रिसेंट और रेड क्रॉस को जो है वो मानवीय सहायता नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के इजराइल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बार बार ये संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हालत यह है कि अभी एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी फ्रांस की, जिसमें मैक्रों अपने लोगों को कुछ कह रहे हैं। अपने लोगों, जाहिर बात है कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों के साथ मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में मैक्रों कह रहा है कि नेतन्याहू को समझना चाहिए कि ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मान करना सीखना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ क्यों बोल रहा है? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक लाइन और भी उसने बोली है, ये दोनों चीज़ें मीडिया में छप गई। उसने कहा कि तुम्हारी जो हैसियत है वो यूएन के कारण ही है, तुमको बसाया यूएन ने यहाँ पे, तो तुमको अगर संयुक्त राष्ट्र ने बसाया, आज तुम उसी यूएन को नकार रहे हो जिसने इजराइल बनाया। और ये बात लीक हो गई है। तो नेतन्याहू बड़ा उस पर नाराज़ हैं कि इस तरह से बातें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीक करना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन क्या करें, मैक्रों नाराज़ है। मैक्रों की ये पूरी बातचीत थी कैबिनेट वाली जो लीक हो गई थी। खैर, जो स्थिति है वो सीधी साफ साफ है कि भले ही नेतन्याहू डरे ना हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन उनके नज़दीक बार बार मौत दस्तक दे रही है। इजराइल के कोने कोने पे बम गिराए जा रहे हैं, 50 गिराए जा रहे हैं, तो एक की खबर बाहर आ रही है। सेंसरशिप बहुत तगड़ी है। हालत ये है कि जिस पत्रकार ने ये जो मामला बताया था नेतन्याहू के विमान वाला, उसको भी जेल में डालना पड़ा आपको, और भी कई पत्रकारों को आपने अरेस्ट किया। तो ऐसी सिचुएशन में लड़ने के बारे में अगर इजराइल सोचता है तो एक मूर्ख का दुस्साहस होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।